नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की 73 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। अभी 6 चरण की 330 सीटों पर चुनाव बाकी हैं और इन सीटों पर विजय के लिए सियासत के सूरमा पूरा दमखम लगाए हैं। एक तरफ पीएम मोदी हैं, दूसरी तरफ स्वघोषित यूपी के लड़के। पीएम अपनी रैली में राहुल और अखिलेश को निशाना बना रहे हैं, तो अखिलेश और राहुल गांधी पीएम के हर प्रहार पर जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं। मंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ देश के मौजूदा पीएम के जुबान से निकले व्यंग्यबाण पर बवाल बदस्तूर जारी है। आज लखनऊ में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पीएम पर एक बार फिर निशाना साधा कि नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है, गूगल सर्च करना अच्छा लगता है और लोगों के बाथरूम में झांकना अच्छा लगता है। यूं तो सूबे के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साझा घोषणा पत्र का ऐलान कर रहे थे, मगर निशाने पर प्रधानमंत्री ही थे। कल प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के लिए कहा था कि उनके नाम पर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चुटकुले मिलते हैं। आज राहुल ने चुटकुले पर चुटकी ले ली। अगर आप कंप्यूटर पर जाएं और गूगल में देखें, शायद किसी राजनेता पर इतने चुटकुले नहीं होंगे जिनके कांग्रेस के नेता पर है। अब मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है, गूगल सर्च करना अच्छा लगता है, मगर मेन प्रधानमंत्री का काम होता है रोजगार का सवाल, सिक्योरिटी का सवाल, किसानों का सवाल। इन सब सवालों में हमारे प्रधानमंत्री जी फेल। इधर बदायूं में रैली कर रहे पीएम मोदी ने राज्य में अच्छे दिन न आने का इल्जाम अखिलेश पर मढ़ा। उधर अखिलेश ने मुरादाबाद में पूछा कि पीएम के अच्छे दिन कहां हैं। तो अखिलेश जी ने लोगों को सवाल पूछा, अच्छे दिन आ गए क्या? मैं अखिलेश जी को सवाल पूछता हूं कि भाई 5 साल से उत्तर प्रदेश में तुम राज करते हो, अगर जनता कहती है नहीं आए हैं तो सबसे पहले जिम्मेवारी तुम्हारी बनती है। लेकिन बताओ, 3 साल से उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश की जनता ढूंढ रही है कि आखिरकार अच्छे दिन हैं कहां। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 73 सीटों पर मतदान हो चुका है और पीएम कह रहे हैं कि 11 फरवरी को बीजेपी ने विधान परिषद की 3 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। ठीक 1 महीने बाद फिर बजेगा जीत का बिगुल। आज 11 फरवरी 11 मार्च का संकेत दे दिया है उत्तर प्रदेश के लोगों ने। और कमाल देखो, एमएलसी का चुनाव जीत गए। बहुत बहुत बधाई, भारतीय जनता पार्टी की टीम को बधाई। उत्तर प्रदेश की जनता इतनी तेज है। 6 चरणों की 330 सीटों पर चुनाव बाकी है और इन सीटों पर जीत के लिए सियासत के सूरमा साम दाम दंड भेद सब अपना रहे हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ पहले दौर का मतदान चलता रहा, दूसरी तरफ चूंकि ये 7 दौर में मतदान पूरा होना है, आज पहला दौर, 6 दौर अभी बाकी हैं। दूसरी तरफ रैलियां भी चलती रहीं और इसीलिए ये सारे बयान, ये सारे भाषणों के अंश हमारे सामने हैं कि हम यहां पर बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि ये क्या पीएम मोदी वर्सेस यूपी के लड़के, क्योंकि अखिलेश और राहुल गांधी अपने आप को संयुक्त तौर पर इसी तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान सुधांशु त्रिवेदी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सुधींद्र भदौरिया जी बसपा की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय झा कांग्रेस की ओर से कांग्रेस की प्रतिक्रिया हमारे सामने रखेंगे, राजीव राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और उर्मिलेश जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार। सुधांशु जी, लग रहा है जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता सी चल रही है यहां पर, चुनाव नहीं। देखिए, किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता नहीं है। बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना जनमानस बनाया हुआ है परिवर्तन का, और उसका प्रमाण यह है कि देखिए, एक तरफ राहुल जी और अखिलेश जी क्यों एक दूसरे के साथ आए। काम बोलता था पर इतना डर लगता था कि राहुल जी का सहारा ढूंढ लिया, जो कि पहले ही शीला दीक्षित जी से लेके अपनी बहन प्रियंका का सहारा ढूंढ चुके थे। दूसरी तरफ मायावती जी हैं जिन्होंने कि मुख्तार का सहारा ढूंढ लिया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस प्रकार के सहारे ढूंढने वाले लोग कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी से ग्रस्त हैं? इसलिए यहां पर प्रतियोगिता है ही नहीं। देखिए, सभी पार्टियों के साथ एक बात कॉमन है कि सबके नंबर 1 निशाने पर भारतीय जनता पार्टी है। यानी यहां पर मुकाबला भाजपा बनाम शेष है।
तो जब भाजपा बनाम शेष है तो सारी की सारी प्रतियोगिता भारतीय जनता पार्टी पे केंद्रित है, क्योंकि जनता ने भाजपा के पक्ष में अपना मत देने का मन बनाया। संजय झा जी, हम ये सवाल इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि रेनकोट कहीं से भी उत्तर प्रदेश का मुद्दा तो नहीं समझ में आता है। रेनकोट को लेकर अगर लड़ाई चल रही है, एक बात कह दी प्रधानमंत्री ने संसद में, उसका जवाब राहुल गांधी यहां पर देते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कहां हो रही है? ये तो क्या ये डिबेट नहीं चल रहा है यहां पर सिर्फ? नहीं, देखिए, अहम बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के यदि आप उम्मीदवार को देखिएगा तो लगभग 40 से 50% तो उसमें गुनाहगार और अपराधी लोग हैं। तो कांग्रेस का प्रतिशत कितना है? कि सबका साथ सबका विकास हो गया है, सबका साथ सबका विनाश, सबका साथ सबका सर्वनाश हो रहा है। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। देखिए, अंत में यदि आज आपने हमारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, जो इस चुनाव में पूर्ण बहुमत के से और भी ज्यादा सीटों के साथ सफल होगी, उसको देख के प्रधानमंत्री बौखला गए हैं। वो हताश और निराश हो चुके हैं। जो आदमी इतना गौरवपूर्ण पदवी पर हो और इतनी अभद्र भाषा का उपयोग करे, ये तो यही दिखलाता है कि उनको अपने ही पद के लिए न मर्यादा है, न उनके पास कोई शोहरत बाकी रह गया है। उन्होंने तो प्रधानमंत्री के पद का ही अपमान किया है, जिस तरीके से उन्होंने मनमोहन सिंह जी पर आरोप लगाया है। मैं तो कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ही बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, जागरूक हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक राजनीति है, क्योंकि वो सुरेश राणा को देखिए या संगीत सोम को देखिए, योगी आदित्यनाथ को देखिए, साक्षी महाराज को देखिए, इन सब लोगों ने इतना भयानक, इतना विभाजक एक तरीके से रवैया दिखाया है कि उत्तर प्रदेश के लोग अब समझ चुके हैं कि 3 साल से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों को सिर्फ बेबुनियादी बातों में बयानबाजी और नौटंकीबाजी के साथ उनको गुमराह करने की उन्होंने कोशिश की है। उत्तर प्रदेश के लोग उनको जवाब देंगे। टीवी स्टूडियो में हम लोग बहस कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं जमीनी स्तर पर उत्तर प्रदेश के लोग समझ चुके हैं और सुधांशु त्रिवेदी और उनकी पार्टी को वो सबक सिखाएंगे। जी, हालांकि अपराधियों को कौन सी पार्टी टिकट देती है उसका जिक्र न करें, क्योंकि समूचे देश में हर पार्टी के पास कुछ न कुछ ऐसे उम्मीदवार होते हैं। उर्मिलेश जी, क्या आपको यहाँ पर कोई एक प्रतियोगिता सी नहीं नजर आती है जिसमें हम प्रधानमंत्री और सामने में जिन्हें लड़के कह रहे हैं, हालांकि 40 पार करने के बाद भी हम लड़के ही कहते हैं राजनीति में? नहीं, देखिए, पिछले और अगर ये डिबेट है तो जीत कौन रहा है? ये बिल्कुल पिछले काफी समय से इलेक्शंस में काफी गर्मा गर्मी है। भाषा के स्तर पर कई बार शालीनता का स्तर फिसल जाता है, ये हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि इलेक्शंस में डिबेट्स हों, बहस हो, प्रतियोगिता हो, ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि इश्यूज को लेकर हो, मुद्दों को लेकर हो, कि लोगों के सामने क्या सवाल हैं। अब जैसे मैं चाहता था कि इस इलेक्शन में बहुत समझदार लोग हैं दोनों तरफ से। प्रधानमंत्री जी विकास पुरुष हैं, अखिलेश भी कहते हैं अपने को विकास का आदमी, राहुल जी तो मानते ही हैं। तो इसमें हेल्थ सेक्टर में उत्तर प्रदेश कहाँ है, एजुकेशन में कहाँ है, क्यों ये पिछड़ापन है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज हैं, बीजेपी के भी मुख्यमंत्री रहे हैं काफी समय तक, कांग्रेस तो लंबे समय तक रही है। तो उत्तर प्रदेश जिसकी ग्रोथ जो है, जो कि बहुत बड़ा प्रदेश है, गंगा जमुना का मैदान है, इतनी उपजाऊ जमीन है, लेकिन साउथ इंडिया के अगर राज्यों से आप तुलना कीजिए, तमिलनाडु से तुलना कीजिए, कर्नाटक से तुलना कीजिए, केरल से इवन तुलना कीजिए, तो आप पाएंगे कि ग्रोथ रेट में ही नहीं बल्कि जो एसडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, उसमें उत्तर प्रदेश बहुत। लेकिन ये बहस नहीं हो रही है। कोई रेनकोट कह रहा है, कोई राजीव राय जी, यही हम सवाल ये जो चीजें हैं ना, मुद्दे पीछे रह जाते हैं, मुद्दों पर नहीं जा रहे हैं। मंच पर ऐसे मुद्दों को जगह मिल जाती है जिनका लेना देना पब्लिक तालियां बजा देगी, लेकिन क्या उनका सरोकार है इससे? श्वेता, आप इस बात से जरूर सहमत होंगी, अपने दिल पे हाथ रखकर, कि अखिलेश जी का शुरू से लेकर आज तक का भाषण देख लीजिए, उन्होंने सिर्फ एक ही मुद्दा उठाया है, विकास की। हम चाहते हैं कि विकास पर बहस हो, हम चाहते हैं कि लोग आकर बताएं। हम बोलते हैं कि हमने 50 जिलों को 4 लेन से जोड़ दिया, हम बताते हैं कि हमने एक्सप्रेस वे शुरू किया, हम बताते हैं हमने मेडिकल कॉलेज में इतनी सीटें बढ़ाई, हम बताते हैं 102, 108 तमाम है, बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। हम चाहते हैं कि उन मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से बहस हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि बचपन से मैं सुनता था कि पीएमओ होता है जहाँ से देश चलता है और देश चलाने के लिए रीति और नीति लिखी जाती है। पहली बार इस उम्र के पड़ाव पर मुझे एहसास हो रहा है कि पीएमओ में बैठकर घटिया जुमले,
व्यंग और मजाक लिखा जाता है और वो भाषणों से, मंचों से बोला जाता है और इतने बड़े बड़े झूठ बोले जाते हैं। मैं एक उदाहरण दे दूं, अभी पंजाब और गोवा के इलेक्शन हो रहा था, वहाँ किसी ने नहीं कहा कि बूचड़खाने बंद करेंगे हम। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पर बहुत पहले से प्रतिबंध है, आसाम में इनकी सरकार है, पंजाब में इनकी सरकार है, वहाँ नहीं बोलते हैं। व्यंग की बात करते हैं, पंजाब में जाकर सरदारों के ऊपर बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जोक उनके नाम पर होता है, तो उनको पता चल जाता है। ऐसी ऐसी बातें प्रधानमंत्री स्तर से जब देश के सामने आती है, निसंदेह रूप से देश के नौजवानों को निराशा लगती है। हम चाहते हैं, आज भी अपील कर रहे हैं कि आइए हम सकारात्मक बहस करें, आइए हम उन मुद्दों पर बहस करें जो नौजवानों को, देश को आगे ले जाया जाए। बहस करना है तो इस बात पर बहस करिए कि आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, पूरे देश में 1,35,000 रोजगार क्यों हुआ। बहस हो तो इस बात पर हो कि आपने तो विदेशों से काला धन लाने का वादा किया था, उस बात को ही भूल गए डिमोनेटाइजेशन में। बहस बहुत सारे मुद्दों पर है, हमारी कमियों को आप निकालिए, आपकी कमियों को हम निकालते हैं, सार्थक बहस आगे बढ़ जाए। लेकिन आपने सुना जिस तरह से इनकी भाषा होती है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, बहुत निराशा हो। सुधांशु जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हम सुधींद्र जी के पास, सुधींद्र भदौड़िया जी के पास जाना चाहेंगे, क्योंकि हम ये आपसे जानना चाहते हैं, आपका आकलन जानना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मंच पर जो सबसे प्रबल आवाजें हम सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की हो, अखिलेश यादव की हो, राहुल गांधी की हो, उसके बीच कहीं बीजेपी पिछड़ रही है, या उसे फायदा मिलेगा कि आप मुद्दों की बात मत कीजिए, हमें तो अपने वर्ग का, हम वहां पे उनकी बातें करके हम अपने लोगों को दुरुस्त रखेंगे? देखिए, इस चुनाव में दोनों लोगों की ही सरकार है। समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार है और मोदी जी के केंद्र में सरकार है। दोनों लोगों को कसौटी पर उत्तर प्रदेश की जनता ने रखा हुआ है और पहले चरण की पोलिंग पर मैं आगरा, फिरोजाबाद, टुंडला, एतमादपुर, सिरसागंज होते हुए कई विधानसभाओं से होता हुआ मैं आज अभी इटावा में पहुंचा हूं। मैं कह सकता हूं, मुझे खुशी हो रही है कि हिंदू मुस्लिम एकता यहां दिखाई दी और इसी के साथ साथ नौजवानों ने और किसानों ने मिलकर बहुजन समाज पार्टी को भारी ताकत में हमें साथ दिया है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि कुछ लोग अच्छे दिन का वादा तो कर चुके थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी ने 5 साल में एक खाली रिबन काटने का काम किया, आज भी एक्सप्रेसवे चालू नहीं है, मेट्रो का रिबन काटने का काम किया पर आज भी चालू नहीं है। इसी तरह से मोदी जी ने अच्छे दिन के वादे किए। किसान पूरे देश में आत्महत्या कर रहा है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आत्महत्या कर रहा है। नौजवान बेरोजगार पूरे देश में है, 2 करोड़ का रोजगार का वादा किया था। इस प्रदेश के अंदर 20 लाख नौजवान हर जिले के अंदर दर दर भटक रहा है। महिलाएं असुरक्षित है, बुलंदशहर का गैंग रेप है, मथुरा का यहाँ पर जमीन हड़पो अभियान है, एसपी की हत्या, पूरे प्रदेश के अंदर हर थाने में हत्याएं हुई, पुलिस वालों को घुस कर इनके अखिलेश यादव जी के लोगों ने पीटा है और बात कर रहे हैं कि हम अच्छा प्रशासन और शासन देंगे। दोनों ही लोगों ने उत्तर प्रदेश और देश को ठगा है। बहन मायावती जी के साथ इस बार उत्तर प्रदेश की जनता पूरी मजबूती के साथ इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थी उन्होंने गुंडा राज समाप्त किया। अपने 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए दंगे नहीं हुए मुजफ्फरनगर के जैसे। आज भी एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, तमाम नाम साया हुए हैं। उन औरतों ने मांगा है कि हमको इंसाफ क्यों नहीं दिया गया। 3 साल पहले हमारे साथ महीने भर इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। इनको दर्द होता है क्योंकि इनके मुख्यमंत्री भी कहते थे कि, और इसके साथ साथ मुलायम सिंह कहते थे बच्चे हैं गलती हो जाया करती है। तो ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता बाहर का दरवाजा दिखाएगी। थोड़ी देर और बहन जी, बस एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। 1 महीने इंतजार करना पड़ेगा नतीजों के लिए। अभी तो अलग अलग चरण में मतदान चल रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं क्योंकि उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी का जवाब जरूर जानना चाहेंगे। क्या वाकई प्रधानमंत्री की तरफ से ही ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनका जवाब देने के लिए मजबूर हो रहे हैं अखिलेश और राहुल गांधी? उत्तर प्रदेश में चल रहे चुनाव के बीच हमारी चर्चा यहां पर जारी है। सुधांशु त्रिवेदी जी, जिस तरह के आरोप लगे हैं, दरअसल हर तरफ से आरोप बीजेपी की तरफ, प्रधानमंत्री की तरफ लगे, कहा जा रहा है वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो भटका रहा है पूरे चुनाव को। देखिए, आपके जितने भी वक्ताओं ने जो बातें कही, मैं क्रमशः उसका उत्तर देता हूं। सबसे पहले यह कहा गया कि साहब भाषण जो था उसमें प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी बात बोली जो आपत्तिजनक है। यदि रेन कोट पहन के स्नान करने की बात आपत्तिजनक है तो आपके तो नेता प्रतिपक्ष ने यह शब्द बोला कि स्वतंत्रता संग्राम में तो इनका कुत्ता भी नहीं मरा था, यद्यपि असंसदीय मानकर उसे हटा दिया गया। तो आपने मरने वालों के लिए क्या शब्द बोले? वैसे मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपने अपनी किताबों में, इतिहास में क्रांतिकारियों के लिए, आतंकवादी, अतिवादी, शांति के लिए खतरा, जाने क्या क्या लिखा।
अब मैं इस पे कहना चाहता हूं जो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा के साथ, अरे आपने तो पूरे के पूरे प्रधानमंत्री पद की गरिमा समाप्त की थी जिस ढंग से आपने बनाया था। याद करिए 2007 और 8 में यूपीए 1 सरकार में पीएमओ ने पत्र लिखा था मंत्रालयों को कि कृपया अपने निर्णयों की सूचना दे दिया करें। याद करिए किस ढंग से राहुल गांधी जी ने अध्यादेश फाड़ा था पब्लिकली, तो प्रधानमंत्री का कितना सम्मान किया। याद करिए 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले तालकटोरा स्टेडियम में एआईसीसी के सेशन में प्रधानमंत्री को आदेश देते हुए राहुल गांधी ने कहा था प्रधानमंत्री जी 9 नहीं 12 सिलेंडर चाहिए। ये क्या था भाई, और आप हमसे कह रहे हैं गरिमा की बात। अब तीसरी बात मैं कहता हूं, उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन की बात कही उर्मिलेश जी ने, बहुत अच्छी बात कही, ये सही है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब उत्तर प्रदेश एजुकेशन में बहुत आगे था। आज देश के तमाम बड़े सीनियर नेता यूपी के विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए हैं, पर आज जो हालत हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार? 70 साल में 6 साल शासन में रहने वाली भाजपा या 64 साल शासन में रहने वाले ये दल, इन्होंने उत्तर प्रदेश को कहां से कहां तक पहुंचाया है। और तीसरी बात मैं कहता हूं, जो मुलायम सिंह जी और इनकी पार्टी की तरफ से कही जाती है कि साहब राजीव राय जी ने कहा कि नहीं साहब इनका तो बोलने का तरीका ठीक नहीं था, तो भाई आपके मुलायम सिंह जी ने कहा गलती हो जाती बलात्कार पे, वो तो है ही है। आजम खान माफी मांग चुके हैं कोर्ट में, माफी मांगनी पड़ी जब कोर्ट ने कहा कि आपका ये बयान क्षमा करने योग्य नहीं है, जब आपने बलात्कार को भी राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया था। अब तीसरी बात रोजगार की, भाई आपको पिछले साल याद होगा उत्तर प्रदेश की एक बात अखबारों में निकली थी कि जहां पर चपरासी की चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए बीए, एमए, पीएचडी और इंजीनियरिंग के लोगों ने अप्लाई किया था, और उसी उत्तर प्रदेश में यदि आप एक जाति विशेष के हैं तो 80% एसडीएम होंगे, एक जाति विशेष के हैं तो 3/4 थानों में दरोगा होंगे। जी, तो भाई एक जाति में तो इतनी लियाकत है, आपके जवाब और के एक जो जाति सिरे में हैं वो सवालों की शक्ल में वाला पोस्ट ग्रेजुएट वाला पहुंचे चपरासी की समाजवादी नौकरी के पार्टी लिए। और कांग्रेस की तरफ। हम और जवाब के लिए हमें एक ब्रेक का इंतजार करना पड़ेगा, और अच्छी बात है कि आपने आंकड़ों पर आप बहस को ले आए हैं, क्योंकि वहां से हम आगे बहस। पहले दौर का मतदान पूरा हुआ है उत्तर प्रदेश में, 73 सीटों पर वोट डाले गए हैं, और इस सब के बीच अगले दौर के लिए मतदाताओं को रिझाने का दौर भी चल रहा था। और उसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी एक मंच पर नजर आए, तो संयुक्त मंच पर एक साथ नजर आए अखिलेश यादव और राहुल गांधी। कुछ जो बातें चली हैं दोनों के बीच, पहले वो सुना देते हैं। उत्तर प्रदेश के तीनों इलाके, गोरखपुर से देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी का चुनाव जीत गए। भाजपा के देवेंद्र सिंह 25,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत गए। भाइयों बहनों, कानपुर भारतीय जनता पार्टी के श्री अरुण पाठक एमएलसी का चुनाव जीत गए, और अब बारी है आपकी। यहीं पर बरेली में भाइयों बहनों जयपाल सिंह जी 40,000 से ज्यादा वोटों से एमएलसी का चुनाव जीत गए। बहुत बहुत बधाई, भारतीय जनता पार्टी की टीम को बधाई, उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई। आपने संकेत दे दिया है कि आंधी कितनी तेज है। कई बार लोग मन की बात करते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते। मन की बात तो सुनने में समझ में आती है, लेकिन सभाओं में उस जिले में या उनकी सरकार की वजह से कौन सी उपलब्धि हुई है, ये बात कही जाए कि खुनबों का गठबंधन हो गया। मैं तो ये कहूँगा कि दो युवाओं को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को साथ साथ आने का काम हुआ है। ये कुनबों का गठबंधन तो उन्हें लग सकता है, लेकिन दो युवाओं का गठबंधन है। जब आप इंटरनेट की बात करें और इंटरनेट को समझने में दो युवा बहुत समझदार हों और प्रदेश और देश के युवाओं को जोड़ने में कामयाब हों, तो मैं समझता हूं ये अच्छी बात होगी। हालांकि भारतीय राजनीति के हिसाब से तो प्रधानमंत्री मोदी को भी युवा नेता ही कहा गया, लेकिन यहां पर असली युवा नेताओं से उनका मुकाबला यहां पर चल रहा है। संजय झा जी, चूंकि आरोप ढेर सारे लगाए थे आप पर, कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर, सुधांशु त्रिवेदी द्वारा, तो यहां पर उन आरोपों का जवाब मुझे समझ में आ रहा है कि आप देना जरूर चाहेंगे, लेकिन यहां पर संयुक्त मंच पर
साझा कार्यक्रम के जरिए अगर पीएम मोदी को जवाब दिया जाता है तो उससे एक सवाल सबके जहन में यह भी उठता है कि अकेले अकेले क्या जवाब पूरा नहीं पड़ पाएगा, यूपी के लड़कों को साथ आना पड़ेगा, चाहे उन्हें स्वघोषित कहें या फिर कुछ भी कहें। यहां नहीं, देखिए श्वेता जी, अखिलेश जी और राहुल जी जब एक साथ एक मंच पर हैं, ये गठबंधन मैं समझता हूं कि सिर्फ अगले 5 साल के लिए नहीं, ये उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए बिल्कुल मैं समझता हूं कि उनके हित में है। और उत्तर प्रदेश के आवाम से जो हमें जमीनी स्तर पर जो संकेत मिले हैं कि एक तरीके से गतिविधि उस पर जो एक गति मात्रा जो है वो इस गठबंधन के साथ है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि मोदी जी बहुत व्यक्तिगत हमले करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने श्री राहुल गांधी जी पर या अखिलेश जी पर एक मैं समझता हूँ कि काफी घटिया और घिनौनी तरीके से पर जवाब भी तो व्यक्तिगत तौर पर ही दिया जा रहा है। सच्चाई क्या है श्वेता जी? भारतीय तो वो तो दिया ही जाएगा ना श्वेता जी। देखिए आप इस बात को समझिए कि जब भारत का जो व्यक्ति एक इतने प्राथमिक पद पर हो, यदि वो इतने अश्लील और बिल्कुल अभद्र भाषा का उपयोग करे तो उसका जवाब देना भी तो वो तो हमारी जिम्मेदारी है। हमारे भी समर्थक को ये जानना जरूरी है कि हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा शख्स एक बुनियादी आरोप लगाए, लोगों का मजाक उड़ाए। ये राजनीतिक वार्तालाप तो इन्होंने बहुत ही, मैं समझता हूं कि बहुत नीच स्तर पर मोदी जी ने गिराया है। और अंत में सच्चाई क्या है श्वेता जी, मैं बताता हूं। आज यदि हमारा घोषणा पत्र आप देखिएगा तो अखिलेश जी और राहुल जी ने आज महिला वर्ग, भारत में उत्तर प्रदेश में जो बिल्कुल पिछड़े लोग हैं, दलित भाई जो हमारे लोग हैं, उनके लिए और युवाओं के लिए जितनी उपलब्धियों का ऐलान किया है उसे उत्तर प्रदेश में प्रगति और तरक्की की भाषा हमने की है। सुधांशु त्रिवेदी जी और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी मजहब और जाति की राजनीति करते हैं और इस बात का भंडाफोड़ हो चुका है। कैराना हो, दादरी हो, मुजफ्फरनगर हो, राम मंदिर हो, हर चीज में मजहब, हर चीज में धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाता है। सुधींद्र जी, आप तक आए, जवाब देंगे। आप तक आए उससे पहले मैं आपकी बात जरा राजीव राय जी के सामने रखना चाहती हूँ कि मुद्दों का तो बहुत मुद्दों का आप बात कर रहे हैं कि क्या क्या विकास कम पड़ जाएगा अगर मैं विकास की बात करना चाहता हूँ। एक मुद्दे से क्यों बच जाती है समाजवादी पार्टी जब मंच से बोलते हैं नेता, कानून व्यवस्था पर क्यों नहीं आपके पास कोई उपलब्धि है गिनाने के लिए? श्वेता जी, मैं बड़ी बेबाकी से जवाब दूंगा और मुझे इजाज़त दे कि जो बात मैंने जहां से ख़त्म करी थी वहीं से शुरू करूं, क्योंकि ख़त्म जहां की थी मुझे सुधांशु जी विद्वान व्यक्ति हैं, इनसे जवाब की उम्मीद थी, लेकिन इनको ट्रेनिंग देकर भेजा गया है कि किसी भी सवाल का जवाब मत देना, उल्टे सीधे बातें कर लेना। मैं आपके मुद्दे पर आता हूँ। सुधांशु जी बड़ी बेशर्मी के साथ नेताजी के एक बयान को तोड़ मरोड़ कर तब से बेच रहे हैं। लेकिन मुझे आपने आंकड़े की बात कही थी, मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे विद्वानों को शर्म तब क्यों नहीं आती जब हरियाणा में 10-10 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार सड़कों पर होता है और ये FIR तक नहीं लिखते हैं और कोर्ट को आदेश देना पड़ता है। ये आते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को बदनाम करने के लिए, बोलते हैं कि महिलाओं की रक्षा नहीं होती, महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं। आपके आंकड़े NCRB के आंकड़े बताते हैं, आपको शर्म नहीं आती कि सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, दिल्ली में है। आपके नाक के नीचे सब होता है, आप बेशर्मी से बोलते हैं, आप गुंडे और अपराधी की बात करते हैं। आपको शर्म नहीं आती कि जो कभी ताड़ी पार रहा उसको आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, जिसके ऊपर हत्या अपराध बलात्कार के सारे मुकदमे उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। आंकड़े की बात करती है लॉ एंड ऑर्डर की, बड़ी दावे के साथ कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम दी परफेक्ट हो गया है, देयर इज नो फर्दर स्कोप टू इंप्रूव इट, बट मैं ये बोल रहा हूं कि जितने गलत तरीके से, गंदे तरीके से उत्तर प्रदेश को ये लोग पेंट करते हैं वो सच्चाई नहीं है। मैं नहीं, NCRB का आंकड़ा बोल रहा है। और पिछले 80 दिनों में से पहले डायल 100 नाम की एक उन्होंने पुलिस की सुरक्षा की सेवा शुरू की उत्तर प्रदेश ने, जिसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने अपने कंसेप्ट में लिया, अपने पाठ्यक्रम में लिया और उसके लिए बच्चों को भेज रहे हैं सीखने के लिए। और इन 80 दिनों में 4 लाख केसों का निस्तारण हुआ है। ये बताता है हमने हर थाने को आवश्यकता से अधिक 4 गाड़ियां दी है, हमने पुलिस मॉडर्नाइजेशन पर काम किया है। जो 5 साल हमें मिले 25,000 करोड़ का उधार के साथ इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जमीन पर दरअसल कुछ और शिकायतें भी लोगों की रहती हैं। आगे भी इसको ले जाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर को और इंप्रूव करेंगे। सुधींद्र जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत तारीफ हो रही है और अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। और अभी हाल में 3 दिन पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, BBC ने भी उसको साया किया है।
उसमें कहा गया है कि पिछले 3 साल से मुजफ्फरनगर के दंगे की 1 दर्जन से अधिक महिलाएं जिनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं और उनके नाम भी दिए गए हैं और उन्होंने बताया किस तरह की तकलीफ की जिंदगी वो पूरे उत्तर प्रदेश में बिताती रही हैं, पर इनको कोई इंसाफ नहीं मिला है। और इसी तरह से गैंग रेप की एक घटना बुलंदशहर की, मैं आपको, जहां मैं इटावा में बैठा हुआ हूं, यहां पर एक पास में एक गांव है, उसका नाम है संतोषपुर इट गांव। वहां की महिलाओं को नग्न कर डंडों से बरसाया गया और वहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया उस समय कुछ नहीं कर पाए, उन लोगों की गिरफ्तारी तक नहीं हुई। मैं कहना यह चाहता हूं कि यहां पर इनकी हालत, और गुजरात में ऊना के अंदर दलितों की पीठ को नंगा करके कोड़े बरसाए गए। इस तरह की ये दोनों सरकारें और पीठ अपनी थपथपा रही हैं। पीठ थपथपाने की जरूरत है तो बहन मायावती जी की, उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश का जीडीपी था 9%, जब वो मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने किसानों को गन्ने का भाव जो था 140 रुपया क्विंटल, उसको 240 रुपया क्विंटल किया। और उन्होंने यमुना एक्सप्रेस वे बनाया जिसको पूरी दुनिया के लोग तारीफ करते हैं, और इनका एक्सप्रेस वे बना है जिस पर आज तक गाड़ी चली नहीं पा रही है। सुधांशु जी, दिक्कत ये भी हो जाती है कि उपलब्धि एक होती है और उसको तक नहीं जा सकती है। जी, इनके गांव से उसको हर एक व्यक्ति, हर एक पार्टी उसका श्रेय लेने की कोशिश कर देता है। सुधांशु जी, जी देखिए, आपने अच्छी बात कही थी कि आंकड़ों पे बात की जाए, पर आंकड़ों की बात करने में एक समस्या है कि आंकड़े हर आदमी अपने ढंग से इंटरप्रेट करने लगता है क्योंकि उनका आधार अलग होता है। अभी राजीव राय जी ने कहा आंकड़ों की बात है, चलिए वो तो छोड़िए, जो पूरी दुनिया ने सरेआम टीवी पे देखा उसका जवाब दे दीजिए। बुलंदशहर गैंग रेप में 108 नंबर उठाई नहीं तो कितनी रिपोर्ट दर्ज होती होंगी जो आप कह रहे हैं कि कितने आंकड़े अपराध के आ जाते होंगे। दूसरा, इन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों की बात कही। श्वेता जी, आप ही के चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में, आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया था कि आजम खां किस ढंग से दंगाइयों को छुड़वाने के लिए पुलिस पे दबाव बना रहे थे, पूरी दुनिया ने देखा था। तीसरा उदाहरण देता हूं, अभी कासगंज के चुनाव में इनके सपा के कैंडिडेट अरशदुल्ला शेरवानी ने पब्लिकली बोला कि अगर हमारी सरकार आई तो किसी पुलिस वाले में हिम्मत नहीं होगी किसी मुसलमान को छू सके। संप्रदाय का नाम लेके बोला, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने वाला बयान बोला। चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई की वो तो अलग, पार्टी ने क्या कार्रवाई की है बताइए, पार्टी का चरित्र क्या है ये बताइए। तो लॉ एंड ऑर्डर पर यह हकीकत पूरी दुनिया के सामने है जो मीडिया में, टेलीविजन चैनल में, स्टिंग ऑपरेशंस में लोग देख चुके हैं। अब देखिए, इन दोनों के गठबंधन में भी एक बड़ी मजेदार बात है, ये दोनों ऐसे युवा हैं जो क्रमशः अपने माता और पिता के लिए प्रॉब्लम चाइल्ड बन चुके हैं। तो दोनों प्रॉब्लम चाइल्ड मिलके कोई प्रॉब्लम यूपी की सॉल्व कर देंगे, ये मुझे आश्चर्य है। ये दोनों लोग दो ऐसे परिवारों के प्रतीक हैं जिसने कि पिछली 2-3 पीढ़ी में ज्ञात ढंग से कोई ना नौकरी की है, ना व्यवसाय किया, ना बिजनेस किया, पर दोनों के परिवार वाले लोग सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं। अच्छा, फिर देखिए जो संजय झा कह रहे थे कि आप लोग व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं, तो ये उसी पर हम पहुंच रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं देखिए, मतलब इनके पास कुछ है ही नहीं, मान्यवर बात उठाए, एक का भी जवाब नहीं दिया। बेशर्मी की पराकाष्ठा पार करके राष्ट्रीय चैनलों पर ये लोग बैठते हैं, एक का जवाब आपके पास नहीं था। अरे भाई राजीव राय जी, ये बताइए क्या आरोप की बात आप क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी जी आज की डेट में नेशनल हेराल्ड केस में 50,000 रुपए के बॉन्ड पर हैं कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। कोर्ट के द्वारा बॉन्ड पे सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं भाई रिवॉल्वर के साथ आज बूथ पर पकड़ा गया। 10 साल पहले दंगा भड़काने वाले को कार्ड होल्डर थे और 100 करोड़ के मालिक हो गए। आपका नेता आईआरएस का एजेंट पकड़ा गया, टीवी चैनलों पर चला, आपने माफी मांगा। और आपकी सरकार हरियाणा के लिए आपने माफी मांगा, गोधरा के लिए आपने माफी मांगा। आप माफी नहीं मांगते, बेशर्मी की पराकाष्ठा करते हैं। सुधांशु जी, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। राजनीति में ये नहीं चलन चल सकता है कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया। ये राजनीति में नहीं चलन हो सकता। सवाल एक खड़ा होता है यहाँ पर उर्मिलेश जी कि मंच के जो मुद्दे होते हैं और वोट के जो मुद्दे होते हैं उनमें कितनी समानता होती है? देखिए, क्योंकि जो मुद्दे यहां पर उठाए जा रहे हैं, जो रैलियों में उठाए गए, जो बोले जाते हैं, उनमें एक बार भी किसान का मुद्दा हमें नहीं सुनाई देता है। कानून व्यवस्था को लेकर बहुत अलग अलग राय आ जाती हैं और उन सब के बीच है उत्तर प्रदेश की राजनीति। देखिए, आज के समाज में खासकर जब इतना मीडियाकृत राजनीति हो गई है, इतना ज्यादा असर पड़ता है सारी चीजों का, कम्युनिकेशन स्किल नेताओं की वो काउंट करती है। तो बहुत सारी चीजें जो कहा जाता है कि लोगों की चेतना को, लोगों के दिमाग को भी बदल दिया जाता है कि उनके जो सवाल हैं उन सवालों को ही लोग भूल जाते हैं। तो आजकल ये भी एक हो रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार का जो चुनाव है, लोगों को अपने मुद्दे बहुत
बहुत शिद्दत के साथ याद आ रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, गन्ना किसानों की समस्या हो, चाहे एग्रेरियन क्राइसिस हो या कानून जो भी हो। देखिए, और दूसरी बात देखिए, मैं आपराधिक मामलों में कि भाई आपराधिक राजनीति का मामला हो या अपराध का समाज में हो, ये हर पार्टी को मिल के इन चीज़ों को चैलेंज करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमाम में सभी नंगे हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट अगर उत्तर प्रदेश में आप देखिए उम्मीदवारों की, तो सर्वाधिक आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग इस बार बीजेपी के हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े जो मीडिया में आए हैं मैं उनके आधार पर कह रहा हूं। बल्कि इलेक्शन कमीशन की तरफ इस से मामले में अखिलेश ने अपनी ही पार्टी के पुराने जो दौर हैं उनको बदला है। उन्होंने कई जगह आपराधिक चरित्र के लोगों को बल्कि खारिज किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन जो असलियत है वो मैं बता रहा हूं। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि नेता कुछ चाहते हैं, जनता कुछ चाहती है, और कई बार जनता को उसके अपने मुद्दे भी नेता भुलवा देते हैं। ऐसा भी हमारे देश की राजनीति में हो रहा है। और सबसे बड़ा जो डिरेलमेंट है डेमोक्रेसी का, वो यही है कि लोग अपने एजेंडे, अपने इश्यूज को नेताओं की इस सुनामी में, आंधी में भूल जाते हैं। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ दिस डेमोक्रेसी ऑफ आवर कंट्री। जी, बहुत धन्यवाद उर्मिलेश जी, राजीव राय जी, संजय झा जी, सुधींद्र भदौरिया जी और सुधांशु त्रिवेदी जी। हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो मेरे सहयोगी सईद अंसारी लौटे हैं मेरठ में, जो पूरी रिपोर्टिंग है इलेक्शन की करके आपको हाल बताएंगे, और साथ ही उत्तर प्रदेश में जो समूची 73 सीटें हैं उन सब का हाल बताएंगे, बस इस ब्रेक के बाद।